आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हिंदी शिक्षण यानी हिंदी पैडागोजी या फिर कह सकते हैं टीचिंग ऑफ हिंदी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। जो बच्चे पैडागोजी चूज किए, हिंदी पैडागोजी चूज किए हैं, उनके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। तो पूरी क्लास को बहुत ध्यान से, बहुत पेशेंस से देखिएगा। अच्छा, ये पार्ट 1 क्लास है। इसके बाद 2 पार्ट और आएंगे और आपकी हिंदी पैडागोजी बिल्कुल बेसिक से कंप्लीट हो जाएगी। तो पूरे पेशेंस से, पूरे ध्यान से क्लास को देखेगा। अच्छा, एक बात और बताएं, ये क्लास जब आप सीटेट वगैरह की तैयारी करोगे तब भी हिंदी पैडागोजी पढ़ना रहता है 15 नंबर का, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। तो पूरी क्लास को बहुत ईमानदारी से, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपका एग्जाम भी नज़दीक है। देखो, आज की क्लास में हम मेनली किस चीज़ पे फोकस करेंगे, वो है सबसे फर्स्ट लैंग्वेज, उसके बाद मातृभाषा यानी भाषा और मातृभाषा, उसके बाद हिंदी शिक्षण के सामान्य उद्देश्य के बारे में यानी हिंदी शिक्षण के उद्देश्य को हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपकी भाषा कौशल को और पाठ्य पुस्तक को, लैंग्वेज स्किल को और आपके टेक्स्ट बुक यानी पाठ्य पुस्तक को कवर करेंगे। तो बहुत ध्यान से, बहुत ईमानदारी से क्लास को देखेगा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपकी क्लास होने वाली है। आइए सबसे पहले हम लोग भाषा से शुरुआत करते हैं क्लास की, कि लैंग्वेज आखिर होता क्या है। देखो, इसे अगर व्यवहारिक भाषा में बताना चाहूँ, व्यवहारिक लैंग्वेज बताना चाहूँ भाषा की डिफिनेशन, तो क्या होगा। जैसे यदि दो व्यक्ति मान लो हैं, दो व्यक्ति आपस में बातचीत करना चाहते हैं, आपस में एक दूसरे से घुलना मिलना चाहते हैं, तो जो उनके बीच का जरिया होगा, बातचीत करने का जो जरिया होगा, वो भाषा होगा। ठीक है, तो दो व्यक्तियों के बीच अपने भाषा का अपने अपने विचारों का आदान प्रदान करने का एक माध्यम, एक जरिया क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। इसे हम ऐसे कह सकते हैं। अब थोड़ा सा ऐसे समझो, देखो, अपने विचारों को दूसरों को समझाने और दूसरों की बातों को समझने का माध्यम भाषा होता है। भाषा एक प्रकार का माध्यम है। ठीक है, अब जो भी आपके थॉट है, जो भी आपके विचार है, वो दूसरों को समझाना चाहते हो या फिर जो दूसरों के विचार है उनको समझना चाहते हो, तो उनके बीच का माध्यम क्या हो सकता है, तो हम कह सकते हैं लैंग्वेज या भाषा हो सकता है। ध्यान सुनना, विचारों की अभिव्यक्ति को समझने का माध्यम भाषा कहलाता है। अगर आपके जो भी विचार है, जो भी थॉट है, यदि दूसरों को समझाना चाहते हो या फिर दूसरों के विचार, दूसरे के थॉट को समझना चाहते हो, तो हम कह सकते हो, कैसे समझ सकते हो, तो वो भाषा के माध्यम समझ सकते हो। तो लैंग्वेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलो, अच्छा, भाषा के विकास में 3 आधार शक्तियां यानी मुख्य रूप से 3 लोग अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो कौन कौन से हैं, एक तो है बुद्धि, इंटेलिजेंस, उसके बाद विचार, उसके बाद चिंतन शक्ति। देखो, यदि किसी बालक के अंतर्गत या फिर किसी व्यक्ति के अंतर्गत बुद्धि का विकास नहीं हुआ है, तो उसके अंदर लैंग्वेज का भी विकास नहीं होगा, भाषा का विकास नहीं होगा। विचार और चिंतन शक्ति भी सेम है। अगर किसी विषय के बारे में आप सोच नहीं सकते हो, किसी विषय के बारे में आप चिंतन नहीं कर सकते, तब भी आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, उस विचार को आप प्रकट नहीं कर पाओगे। तो सोचना भी जरूरी है, तब जब आप किसी चीज़ के बारे में सोचोगे तो उस चीज़ के बारे में आप व्याख्यान भी कर पाओगे। तो तीनों अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तीनों एक तरीके से कह सकते हैं कि लैंग्वेज डेवलपमेंट में इनका ये बेस है, इनकी आधार शक्तियां हैं। चलो, अब हमारे जो सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, वो है कामता प्रसाद गुरुजी। ये भाषा की जो परिभाषा दी है, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और भाषा की कभी डिफिनेशन आप नहीं भूलोगे। ये क्या कहते हैं कामता प्रसाद गुरुजी, भाषा वह साधन है। देखो, इतने में ही पूरी डिफिनेशन दे दिए। ये कहते भाषा एक प्रकार का साधन है। जैसे देखो, ध्यान सुनो, अगर मान लो ये यहाँ आप हो और यहाँ मान लो आपके मामा, आपके नानी नाना का घर है, तो आप गर्मी की छुट्टी हो गई तो अपने मामा नानी नाना के घर आप जाना चाह रहे हो, तो ऑटो, टेम्पू, रिक्शा, जो भी साइकिल वाइकल से, बाइक से जाते हो, तो ये ऑटो, रिक्शा, टेम्पू क्या है, एक तरीके का ये एक साधन है। तो यही कामता प्रसाद गुरुजी कहते हैं, भाषा एक प्रकार का साधन है। ये मान लो आप हो और ये मान लो कोई दूसरा व्यक्ति है, अपनी बात इसको कहना चाहते हो या फिर इसको बुलाना चाहते हो, तो कैसे बुलाओगे, आप बोल के बुलाओगे भैया कि उनका जो भी नाम है, कि फलाने नाम है, तो बुला के बुलाओगे ना। तो एक प्रकार का साधन है। तो हम कह सकते हैं कि अगर दो व्यक्तियों के बीच में परस्पर संबंध बनाना चाहते हो या फिर उनको वो एक दूसरे से घुलना मिलना चाहते हैं, तो वो एक माध्यम का उपयोग करेंगे और उस माध्यम का नाम क्या है, भाषा। और यही कामता प्रसाद गुरुजी कहते हैं कि भाषा एक प्रकार का साधन है, जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है। उसके जो भी विचार है, जो भी उसके पास थॉट है, वो दूसरों पे उसको प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचारों को स्वयं स्पष्टता से समझ सकता है। किसके माध्यम से, तो लैंग्वेज के माध्यम से। उम्मीद करते हैं आप भाषा की डिफिनेशन और भाषा की प्रकृति को अच्छे से जान गए होंगे कि क्या है भाषा। एक प्रकार का साधन है जो आपके जो भी विचार हैं, जो भी आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो, दूसरों को बताना चाहते हो, तो भाषा के माध्यम से ही बता सकते हो। उम्मीद करते हैं अब इतना आप लोग समझ गए होंगे।
अभी एक चीज़ मैं पहले ही बता दूं, कुछ बच्चों के मन में डाउट आ रहा होगा कि सर जी हिंदी पैडागोजी में हम पढ़ते क्या क्या है। कुछ बच्चों का मैसेज भी आया था लगातार, इंस्टा पे भी और व्हाट्सअप पे भी मैं देखा भी था, रिप्लाई तो नहीं दे पाया पर मैसेज देखा था। तो वो बोले कि सर जी हिंदी शिक्षण में या फिर जो भी पैडागोजी होती है उसमें हम पढ़ते क्या है। इस पर मैं एक लेक्चर भी अपलोड किया हूँ अपने यूट्यूब चैनल द परफेक्ट स्टडी पे, उस पर बताया भी हूँ कि हम पैडागोजी में क्या पढ़ते हैं। ठीक है, कुछ बच्चों के मन में डाउट आएगा कि सर जी इसमें हम संधि नहीं पढ़ेंगे, समास और रस अलंकार नहीं पढ़ेंगे क्या। तो नहीं बच्चे, इसमें हम ना ही रस पढ़ेंगे, ना ही अलंकार, ना ही संधि, ये सब चीज़ों को नहीं पढ़ते। हम बस ये पढ़ते हैं कि हिंदी को हम कैसे अच्छे से समझते हैं, ठीक है, इसके नेचर को, इसकी विशेषता को, और एक क्लास में हिंदी को पढ़ाने के लिए आपको बालक के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट करना रहता है। यही होती है पैडागोजी, यही होता है शिक्षण शास्त्र। तो इसमें आपको ग्रामर पोर्शन नहीं पढ़ना, बल्कि आप हिंदी को कैसे डीप में जान सको, इसकी विशेषताओं को जान सको और इसके उद्देश्य क्या होते हैं पढ़ाते समय, उन सब चीज़ों को जानना रहता है पैडागोजी में। अब उम्मीद करते हैं आपके डाउट दूर हो गए। आइए आगे चलते हैं हम लोग। इतना आप सब समझे, कामता प्रसाद की डिफिनेशन भी समझे। कामता प्रसाद गुरुजी कहते हैं, देखो इनकी एक बुक भी आती है, मैं टेलीग्राम पे उसको शेयर कर दूंगा। और ये क्या कहते हैं, भाषा एक प्रकार का साधन है। ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि अगर आप किसी भी चीज़ को किसी को समझाना चाहते हो, कोई थॉट, कोई आप जो भी कुछ सोच रहे हो या फिर कोई चीज़ आप पढ़े हो, लिखे हो, तो किसी को बताना चाहते हो तो भाषा के माध्यम से ही बताओगे। यही कहते हैं हमारे प्यारे कामता प्रसाद गुरुजी। अब उम्मीद करते इतना समझ गए होंगे। अब भाषा की कुछ प्रकृति, कुछ विशेषताएं हैं, उनको समझो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 9 से 10 पॉइंट आपके लिए सेलेक्ट किया हूँ ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आइए फर्स्ट पॉइंट को हम समझते हैं। भाषा भावों और विचारों को अभिव्यक्त का एक माध्यम है। आपके जो भी विचार, जो भी अभिव्यक्ति, जो भी थॉट है, उनको अगर प्रकट करना चाहते हो तो उसका एक प्रमुख माध्यम है, वो है लैंग्वेज, वो है भाषा। ये पॉइंट क्लियर हो गया ना। आइए अब सेकंड पे चलते हैं। भाषा का विकास, अर्जन और प्रयोग तीनों समाज में ही होता है। ये भाषा की विशेषता है। भाषा का विकास कैसे समाज में होता है, देखो ध्यान सुनना। विकास और अर्जन, आप जो कुछ भी सीखते हो अपने मम्मी पापा, अपने आस पड़ोस, अपने आस पड़ोस, अपने इन्वायरमेंट, जो भी सोसाइटी आपकी है, वहाँ से भाषा का विकास होता है, भाषा का अर्जन करते हो। अच्छा, इसका प्रयोग भी आप वही करते हो। जैसे आप सीख लिए कि भैया किसी को बुलाना है चाचा, फिर जैसे ही आपके चाचा आपके गेट पे आए तो आप तुरंत बुला दोगे कि चाचा आइए अंदर पानी वानी पी लीजिए। तो भाषा का प्रयोग भी आप समाज में ही करते हो, भाषा सीखते भी समाज से हो। ये इसकी एक विशेषता है। उम्मीद करते इतना भी आप लोग समझे होंगे। अब देखो, अच्छा इसको ऐसे समझ लो, देखो ध्यान से सुनना कि क्यों समाज में ही क्यों होता है। अभी एक कोठरी है, एक रूम है, उसमें आपको मैं बंद कर दूं, आप मान लो अभी 2 साल के हो, ठीक है, ऐसे तो बंद नहीं करना चाहिए पर मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 2 साल के हो, एक रूम में आपको बंद करके अकेला छोड़ दूं 20 साल के लिए, क्या कुछ सीख पाओगे। तो यही बात आपके वाइगोस्की भी कहते हैं, लेव वाइगोस्की भी, जो कुछ भी सीखते हो अपने समाज वगैरह से हम सीखते हैं लैंग्वेज। तो बताओ कुछ सीख पाओगे, नहीं। यदि समाज में रहोगे तभी आप भाषा सीख पाओगे, मम्मी पापा के पास रहोगे तभी भाषा सीख पाओगे। आइए थर्ड पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भाषा का ट्रांसफर होता है, भाषा का हस्तांतरण होता है। भाषा परंपरा से तो प्राप्त होती है, साथ में साथ भाषा को हम अर्जित भी करते हैं, अर्जन भी करना पड़ता है। सीखने से भाषा का अर्जन होता है। ध्यान सुनिएगा। अभी देखो, परंपरा से मतलब आपके मम्मी पापा अगर भोजपुरी बोल रहे हैं तो आप भी धीरे धीरे अगर उनके पास रह रहे हो तो भोजपुरी बोलना प्रारंभ कर दोगे। तो फिर यदि आप बड़े हो गए और आप किसी जॉब वगैरह के लिए मान लो आप केरल चले गए, तमिलनाडु चले गए, तो धीरे धीरे वहाँ 8-10 साल अगर आप गुजार रहे हो तो वहाँ की लैंग्वेज आप बोलने लगोगे। तो भाषा अर्जित भी की जाती है और परंपरा से भी प्राप्त होती है। मम्मी पापा से भाषा का ट्रांसफर भी होता है अपने बच्चों में। उम्मीद करते हैं ये भी पॉइंट आप समझ गए होंगे। आइए अगले पॉइंट पे चलते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भाषा समाजीकरण का एक आयाम है। देखो ध्यान से सुनना, समाजीकरण का एक आयाम है। बालक का यदि समाजीकरण करना चाहते हो तो उसके अंदर यदि लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं तो बताओ वो समाज में जाएगा, कुछ बोल पाएगा, नहीं बोल पाएगा। तो भाषा जो समाजीकरण का एक आयाम भी हो सकता है, मुख्य आयाम कह सकते हैं। ठीक है, व्यक्ति जिस समाज में रहता है वो उसकी भाषा सीख लेता है। अगर मान लो आप अभी दक्षिण प्रदेशों में चले गए, केरल वगैरह में, तो वहाँ की भाषा सीख लेते हो। अभी आप उत्तर प्रदेश में हो, अभी आजमगढ़ मऊ जिले में हो, या फिर गाजीपुर या फिर जौनपुर जिले में हो, तो वहाँ की भाषा भोजपुरिया बोलने लगोगे। जौन अभी गाजीपुर चलेगा थोड़ा रेखा के बोलोगे, खैनी नहाइनी और कहाँ गईनी, ऐसे बोलने लगते हैं। अभी आजमगढ़ में चले जाओ तो यहाँ से थोड़ा सा आपकी खड़ी भाषा में बोलने लगते हैं। तो इसका मतलब जहाँ भी आप रहते हो वहाँ की भाषा आप बोलने लगते हो, ये कहने का इसका मतलब है। आइए आगे चलते हैं। फिफ्थ पॉइंट, भाषा मौखिक लिखित प्रतीकों, शब्दों संकेतों चिन्हों का समन्वित करती है। भाषा के अंतर्गत मौखिक और लिखित प्रतीक तो होते हैं, साथ में चिन्ह और संकेत भी होते हैं। ये इसकी एक तरीके से प्रकृति, एक नेचर है इसका, ठीक है, और इसकी एक विशेषता, एक कैरेक्टरिस्टिक्स भी है। चलो 6 पॉइंट समझो। भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। हमने ऊपर डिस्कस किया था कि अगर हमारे मम्मी पापा भोजपुरी बोल रहे हैं तो हम भी भोजपुरी बोलने लगेंगे। हमारे आसपास हमारे इन्वायरमेंट के लोग, हमारे पड़ोसी, हमारी सोसाइटी अगर भोजपुरी बोल रही तो हम भी भोजपुरी बोलने लगेंगे। इंग्लिश बोल रही तो इंग्लिश लैंग्वेज बोलने लगेंगे। खड़ी हिंदी बोल रही तो खड़ी हिंदी बोलने लगेंगे। तो हम अपने परिवार, अपने मम्मी पापा, पास पड़ोस, अन्य बड़े सदस्यों से सीखते हैं। एक अनुकरण द्वारा ये सीखी जाती है। उम्मीद करते हैं इसे भी आप लोग समझोगे। आइए
अब देखो, भाषा एक सतत परिवर्तनशील प्रक्रिया है। भाषा हमेशा चेंज होती रहती है। सबसे पहले मान लो देखो संस्कृत थी, उसके बाद अपभ्रंश पाली वगैरह आई, फिर जब देखो खड़ी बोली हिंदी आ गई, तो भाषा का स्वरूप धीरे धीरे बदलता रहता है, बस हमें पता नहीं चलता। ठीक है, देखो ये परिवर्तन इतना सूक्ष्म रूप में होता है, इतना छोटे रूप में होता है कि हमें पता नहीं चलता, लेकिन धीरे 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 एक समय के बाद, एक मेरे भाई एक वर्ष काल के बाद हमें पता चलता है कि हमारी लैंग्वेज बदल चुकी है। जो हम पहले बोलते थे अब उसमें चेंजेज आ चुका है। तो उम्मीद करते हैं इतना इसके बारे में जाने होंगे। भाषा का कोई अस्थायी और अंतिम स्वरूप नहीं होता। ये नहीं कह सकते कि खड़ी बोली अंतिम स्वरूप है, या फिर अभी जो हम भाषा का उपयोग कर रहे हैं ये अंतिम स्वरूप है। क्या पता इसके बाद भी जाके हम कोई और भाषा भी बोल सके। तो इस प्रकार से इसे भी आप लोग समझते रहिएगा। आइए अगले पॉइंट पे चलते हैं। देखो, भाषा मनुष्य की वह कला है जिसमें प्रमुख रूप से लिखने, पढ़ने, बोलने, सुनने के कौशल सम्मिलित है। देखो, हम जब अभी नीचे बात करेंगे, अभी हम लोग नीचे बात करेंगे भाषा कौशल के बारे में। जब हम लोग सीखेंगे भाषा कौशल को, तो उसमें हम 4 पॉइंटों की बात करेंगे। एक, बोलना, लिखना, पढ़ना और सुनना। अगर आपसे कोई पूछे कि लैंग्वेज स्किल क्या होती है, भाषा कौशल क्या होता है, तो बोल देना भैया बोलना, लिखना, पढ़ना, सुनना। भाषा कौशल क्या होता है ध्यान से सुन लो। इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले लो अभी, वरना जो टेलीग्राम पे इसको तो मैं तो उसके बाद जो आपको 99 रुपए में आपका नोट्स मिला है उसमें ये सारी चीजें मेंशन है। ठीक है, तो अगर हम कहें कि भाषा कौशल कितने हैं, तो 4 है मुख्यतः। कौन कौन से? बोलना, लिखना, पढ़ना, सुनना, ये भाषा कौशल है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि लैंग्वेज स्किल क्या क्या है। चलो, तो ये मेरे भाई देखो कि भाषा मनुष्य की एक कला भी है। तो बोलना भी एक प्रकार का कला है। ऐसा नहीं कि आप देखो समाज में अगर मान लो सभी लोग सीरियस हैं, तो आप ऐसा नहीं कि वहाँ गाना गाने लगोगे, वहाँ जोर जोर से हंसने लगोगे। तो ऐसे बोलने की भी एक कला होती है। लिखना, पढ़ना, सुनना भी एक प्रकार की कला है। अगर कोई चीज़ आपको बताई जा रही है, ध्यान से नहीं सुनोगे तो बताओ वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा? नहीं होगा। तो सुनना भी एक प्रकार का कौशल, एक प्रकार की कला है। तो मेरे भाई ये इसको भी समझते रहिएगा आप लोग। चलिए आज अगले पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। देखो ध्यान से समझना। अगला, भाषा में परिवर्तन की गति बहुत धीमी होती है। ऊपर हमने डिस्कस किया था, परिवर्तन तो होता है लेकिन बहुत धीमी गति से होता है, हमें ये पता भी नहीं चलता। लेकिन पर्याप्त समय के बाद ये पता चल जाता है, कुछ समय के बाद हमें पता चल जाता है कि भाषा में, हमारे लैंग्वेज में चेंजेज आ चुका है, परिवर्तन आ चुका है। अब उम्मीद करते इतना आप लोग समझ गए होंगे भाषा के बारे में। अब भाषा से रिलेटेड कोई भी आपके डाउट नहीं रह गए होंगे लैंग्वेज की, कि लैंग्वेज क्या होती है। लैंग्वेज एक प्रकार का माध्यम है, एक प्रकार का साधन है। ये कहते हैं हमारे प्यारे प्यारे कामता प्रसाद गुरु जी। इनको मैं दिल से फॉलो करता हूँ। इनकी बुक भी मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, आप लोग उसको जरूर पढ़िएगा। ठीक है, वो बहुत अच्छी बुक है। उसके बाद देखो, इसको हमको पता है दूसरों को भी, अपने विचारों को अगर हम दूसरों को बताना चाहते हैं, मान लो अगर हम हाई स्कूल, इंटर में या फिर अपने बीएड में ही पास हो गए हैं, तो अपने मम्मी पापा को बताना चाहते हैं, खासकर मम्मी को बताना चाहते हैं कि मम्मी हमारा परसेंटेज अच्छा आ गया, हम पास हो गए मम्मी। तो कैसे बताते हैं? तो ऐसे बताते हैं ना, अपने भाषा के माध्यम से बोल के कि मम्मी मैं पास हो गई, मम्मी मैं पास हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से मम्मी भी खुश, उसके बाद पूजा पाठ स्टार्ट। तो इस प्रकार से ये होता है, एक प्रकार का ये माध्यम होता है, अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करने का एक जरिया, एक माध्यम होता है। अब आ जाओ मातृभाषा पे चलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग चलेंगे इसके सामान्य उद्देश्य पे, वो भी इंपॉर्टेंट है। देखो मातृभाषा क्या होती है, इसके शाब्दिक अर्थ से पता चलता है कि माँ से सीखी गई भाषा, हमारी मम्मी द्वारा सीखी गई बात। मम्मी का कहने का मतलब है अपने पास पड़ोस, अपने घर वालों से जो भी बोली हम सीखते हैं उसे हम मातृभाषा कह सकते हैं। ठीक है, जो भी बोली हम लोग सीखते हैं उसे मातृभाषा का दर्जा हम दे सकते हैं। अच्छा, एक बात और सुनना। देखो हमारा एनसीएफ, ध्यान से सुनना, मैं आपसे दिल से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। हमारा एनसीएफ हो गया 2005 हो गया। ठीक है, हमारा एनसीएफ 2005 हो गया, या फिर 2020 नई शिक्षा नीति हो गई। वो कहती है ना बच्चों को मातृभाषा में सिखाओ। कहोगे सर जी बात तो सही है, हमें मातृभाषा में सिखाना चाहिए, क्योंकि बालक जो कुछ भी शुरू में सीखता है अपने मातृभाषा में ही सीखता है। तो उसे मातृभाषा में अगर पढ़ाओगे भी तो ज़्यादा सीख पाएगा। लेकिन ये समझो, हाइयो मान लो अगर उत्तर प्रदेश है, इसमें मान लो 4 जोन में से डिवाइड कर दिए, हाई मान लो हम आजमगढ़ कर दिए, ये गाजीपुर कर दिए, ये जौनपुर कर दिए और ये बलिया कर दिए। ये भैया चारों में अलग अलग देखो बोलियां बोली जाती हैं। गाजीपुर में जाओगे तो तनी रेखा रेखा के सब बोलते हैं, आजमगढ़ में जाओगे तो खड़ी बोली में बोलते हैं, लेकिन एक तरीके से भोजपुरी बोल देते हैं। और थोड़ा सा बलिया वगैरह में जाओगे तो ये भी कोई चीज़ को थोड़ा सा लंबा खींच के बोलते हैं, कि जैसे ऐसा मुझे लगता है, ऐसा मेरा मानना भी, कि कोई भी चीज़ अगर खाना तो कहेंगे कि आई खा ली, खैनी, नहैनी, ऐसे बोलते हैं ना, थोड़ा सा रेखा के बोलते हैं। तो ये हो जाता है। तो बताओ, अगर एक ही प्रदेश में 4 प्रकार की बोलियां बोली जा रही हैं तो मातृभाषा में पढ़ाना मुमकिन है? कहोगे सर जी नहीं। तो वहां पे हम एक कॉमन पॉइंट निकाल लेंगे, खड़ी बोली हिंदी। तो एक मातृभाषा हम हिंदी कह देंगे और बच्चों को हम खड़ी बोली में पढ़ाते हैं, तो ये मातृभाषा है। अभी आप तमिलनाडु वगैरह में चले जाओगे तो वहाँ सिर्फ एक बात बोली जाती है। वहाँ पे आप तमिल, कन्नड़, अलग अलग प्रदेशों में सिर्फ एक बोलियाँ बोली जाती है, एक भाषा बोली जाती है। तो वहाँ तो उसकी वो मातृभाषा हो गई। लेकिन एक स्टेट में अगर कई बोलियाँ बोली जा रही हैं तो हम मातृभाषा नहीं कह सकते, तो मातृभाषा हम खड़ी हिंदी कह सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि एक देखो, अगर ये बताओ एक ही प्रदेश में तरह तरह की बोलियां बोली जा रही है, 4 5 तो एक अध्यापक सारी बोलियों को तो जानेगा नहीं, तो अच्छे से पढ़ा नहीं
पाएगा। तो वो सिर्फ अगर हिंदी जान रहा है तो सभी बच्चों को हिंदी के अकॉर्डिंग पढ़ा पाएगा और उसकी मातृभाषा हो जाएगी उन बच्चों की। अब उम्मीद करते हैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आइए मातृभाषा को थोड़ा सा कुछ अर्थों में और समझ लो, कथनों में। देखो, माता पिता परिवार के सदस्यों के अनुकरण द्वारा सीखी हुई बोली का परिष्कृत रूप ही है मातृभाषा। जो हमारे मम्मी पापा, हमारे परिवार के लोग, हमारे पास पड़ोस, हमारे सोसाइटी के लोग जो बोलते हैं उसका एक रूप होता है, वो मातृभाषा हम कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा, जिस भाषा में बालक अनुकरण द्वारा सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। बालक जन्म लिया और जैसे कोनो भाषा सीख रहा है तो वो उसको हम मातृभाषा कहेंगे। ठीक है। मातृभाषा बालक के जन्म से ही अपने परिवार से सीखता है। तो जब बालक पैदा हो गया, जो भी भाषा सीखना प्रारंभ कर रहा है, जिस भी भाषा में बोलना प्रारंभ कर रहा है, उसे भी हम कह सकते हैं कि मदर टंग मातृभाषा। उम्मीद करते हैं अब इसे आप लोग समझ गए होंगे। अब मातृभाषा के कुछ मेरे भाई महत्व हैं, इनको समझ लीजिए। ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम के साथ साथ देखो, ये जो क्लास है ना, अगर आप अगर फिजिकल साइंस से हो, अगर आप सोशल साइंस से हो, ठीक है, किसी अन्य पैडागोजी को भी लियो, तब भी हिंदी टीचिंग को ले लो। क्योंकि जैसे सीटटवा का एग्जाम में बैठोगे भैया, 15 नंबर के पैडागोजी पूछेंगे हिंदी से, तो यहाँ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, क्योंकि इतना डीप में कोई नहीं पढ़ाता। ठीक है। तो आइए मातृभाषा के महत्व को समझते हैं। सबसे पहले महत्व है भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने का साधन। अगर शुरू में जौन कहावत सुने हो अपने मातृभाषा में सुने हो, मम्मी जौन कहावत सुनाई है अपने मातृभाषा में सुनाई है, तो अपने विचार जो आपके भाव हैं वो मातृभाषा में ज़्यादा आप व्यक्त कर पाओगे दूसरों के सामने। तो एक प्रकार का ये साधन है। विचारों की जननी, वही बात है, जो भी हम अपना पूर्व ज्ञान हमारा है वो हमारा मातृभाषा में हम सीखे, अपनी देसी लैंग्वेज में सीखे हैं। तो ये बताओ, तो ये विचारों की जननी है कि नहीं है? तो है सर जी। ठीक है, विचारों की जननी, विचारों की जन्मदाता। उसके बाद थर्ड पॉइंट है भावनात्मक विकास का उत्तम साधन। ठीक है, हमारा जो इमोशनल डेवलपमेंट है उसका सबसे उत्तम साधन है ये, क्योंकि हम इसमें अपनी जितने भी क्रियाकलाप हैं बचपन से लेकर अब तक हम मातृभाषा में ही सीखे हैं, अपने दोस्त यार से मातृभाषा में ही बात किए हैं। तो अपने विचार, अपने भाव हम लोग प्रकट कर सकते हैं। इसको ऐसे समझो, देखो, अगर कोई भी व्यक्ति है बहुत ज़्यादा इंग्लिश बोल रहा है या फिर बहुत ज़्यादा अंग्रेजी बोल रहा है, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा यदि आप चिढ़ा दो, बहुत ज़्यादा वो गुस्सा में कर दो या फिर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा, तो अपनी मातृभाषा में ही बोलने लगेगा। कहते हैं ना कि व्यक्ति की असलियत तब पता चलती है या तो जब वो बहुत दुख में रहता है या बहुत सुख में। तो इन दोनों चीज़ में भैया अपने आप को कंट्रोल करके रखना। बहुत ज़्यादा सुख में हो तब भी किसी को वादा मत करना, और बहुत ज़्यादा दुख में हो तब भी किसी से वादा मत करना। अपने दिमाग को संतुलित करके रखना। और शिक्षा का मुख्य उद्देश्य भी होता है कि परिस्थिति कोई भी हो, हर परिस्थिति में हम अपने आप को संतुलित करके रखें। यही शिक्षा का मुख्य स्वरूप होता है। ठीक है, यही बात जॉन डीवी भी कहते हैं। चलिए, तो ये भावनात्मक विकास का उत्तम साधन है। चलो, उम्मीद करते हैं ये भी समझोगे सृजनात्मकता का विकास। इसीलिए तो हमारा एनसीएफ, हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 कहते हैं ना कि बच्चों को मातृभाषा में सिखाओ, जिस भाषा में उनका पूर्व ज्ञान है उससे जोड़ के आगे पढ़ाओ, ताकि वो मेरे भाई कोई नई चीज़ को कंस्ट्रक्ट कर सके, बना सके। तो सृजनात्मकता का विकास भी इसका एक प्रकार की मेरे भाई की एक महत्व है। उम्मीद करते हैं अब मातृभाषा के महत्व को भी समझे होंगे। अब हम लोग हिंदी शिक्षण के सामान्य उद्देश्य पे चलते हैं। एक बार मैं थोड़ा सा आपका रिवीजन कराऊं ताकि आप भैया भुलाओ ना। ठीक है, आओ एक बार शुरू करते हैं। मातृभाषा समझे, भाषा समझे, लैंग्वेज क्या होती है, मातृभाषा। अच्छा, भाषा क्या होती है हमको पता है, हम सब जानते हैं। अगर जैसे कि मान लो कभी मैं आपको रास्ते में मिल गया और ये आप हो छोटे से और ये मैं भी हूँ, तो आप अगर मुझसे कहना चाहते हो कि हेलो सर, या फिर मेरा नाम लेके बुलाना चाहते हो, तो कैसे बुलाओगे? भाषा के माध्यम से बुलाओगे। मैं भी कहूँगा कि अच्छे आप कैसे हो, आपका रिजल्ट आ गया। तो मैं ये सब बातें चीत कैसे कर रहा हूँ? एक साधन के माध्यम से ना। उस साधन को क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं वो साधन भाषा है सर जी, हम भाषा के माध्यम से बतिया रहे हैं। तो ये बात हो जाएगी। ठीक है, चलो उसके बाद मातृभाषा क्या होती है? जो हमने अपने आस पड़ोस एक निजी क्षेत्र में, एक मेरे भाई कह सकते हैं ना, एक लिमिटेड क्षेत्र में हम कह सकते हैं जो भी हम लैंग्वेज सीखते हैं उसे मातृभाषा कह सकते हैं। ये इसकी उचित डिफिनेशन होगी। अब उम्मीद करते हैं इतना आप लोग समझे होंगे। अब हिंदी शिक्षण के उद्देश्य पे चलते हैं, और ये आपका बेरी यहाँ से क्लास स्टार्ट होने जा रहा है और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं। आइए अब हिंदी शिक्षण के उद्देश्य पे चलते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट हम सेलेक्ट करेंगे, मातृभाषा के रूप में हिंदी शिक्षण के कौन कौन से उद्देश्य होते हैं। मातृभाषा के रूप में हिंदी शिक्षण के कौन कौन से उद्देश्य होते हैं। मैं थोड़ा सा पानी पीऊँ, उसके बाद क्लास को कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, चलो। तो मातृभाषा के रूप में हिंदी शिक्षण के उद्देश्य कौन है? फर्स्ट पॉइंट समझो। देखो, हमारा पहला उद्देश्य होना चाहिए बच्चों को शुद्ध, सरल व स्पष्ट वो प्रभावशाली भाषा में छात्र अपने विचार, भाव, अनुभूति व्यक्त कर सके। ऐसा मेरा भाई माहौल क्रिएट करना चाहिए कि बालक जो कुछ भी सीखे वो बिल्कुल स्पष्ट और सरल हो। ताकि ये हमारी मातृभाषा का उद्देश्य भी होना चाहिए। उसके बाद
उन्हें भाव अनुकूल भाषा प्रयोग, स्वर निर्माण, अंग संचालन की कला का अभ्यास कराना चाहिए। ये माध्यमिक स्तर, ये प्राथमिक स्तर पर ये बात हो रही है मातृभाषा के रूप में हिंदी शिक्षण के उद्देश्य। उसके बाद देखो अगला पॉइंट है विभिन्न शैलियों से परिचय कराना चाहिए। अभी बालक भाषा के बारे में कुछ नहीं जान रहा, ठीक है, ऑथेंटिक औपचारिक रूप से कुछ नहीं जान रहा है, तो उसको विभिन्न शैलियों का परिचय कराओ, ठीक है। उसके बाद उपयुक्त शैलियों के विकास करने में सहायता करना, धीरे धीरे उनका मेरे भाई की उसके स्किल को डेवलपमेंट करने में आप हेल्प करो उनकी, ये इनके उद्देश्य होने चाहिए। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है बालकों के शब्दों, वाक्यांशों, लोकोक्तियों आदि के कोष का वृद्धि करना चाहिए। बालक अभी एक सिर्फ और सिर्फ एक मेरे भाई खाली सर्कल की तरह है, आप जो भी उसको पढ़ाओगे ये सर्कल भरता जाएगा। इस प्रकार से उनके अंदर शब्दों, वाक्यांशों, लोकोक्तियों का वृद्धि करो, उनका डेवलपमेंट करो। चलो अगला पॉइंट समझ लीजिए, उनको शुद्धता एवं गति का निरंतर विकास करते हुए वाचन का अभ्यास कराना चाहिए। जैसे हमको पता, जब हम देखो प्राइमरी उम्र में कभी घूमने जाते हैं, अभी तो बड़े हो गए पर कभी कभी छुट्टी मिल जाती है, तो प्राइमरी स्कूल वगैरह के आसपास से हम जब गुजरते हैं तो यहाँ पे मान लो एक मैडम साहब हैं, वो चेयर पे लगा के बैठी और लड़कन से जोर जोर से पढ़वाती है क ख ग अंगा क ख ग, उसके बाद 2 1 2 3 4 ऐसे। तो वाचन का भी अभ्यास करो, बोल बोल के सिखाओ ताकि उनके अंदर शुद्धता आ जाए, ठीक है। तो इस प्रकार का ये मेरे भाई मातृभाषा का, ये हिंदी शिक्षण का ये उद्देश्य होना चाहिए। उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आप लोग समझे होंगे। अब जो इंपॉर्टेंट आने जा रहा है वो प्राथमिक स्तर पर, ध्यान से सुनना, प्राथमिक स्तर पर हिंदी शिक्षण के उद्देश्य। देखो पहली कक्षा में जब बालक प्रवेश लेता है तो उसमें मौखिक रूप से बोलचाल की सामर्थ्य आ जाती है। कहोगे सर जी कैसे आ जाती है? ऐसे आ जाती है। देखो जब आप मातृभाषा में सिखाओगे यहाँ पे वाचन का शक्ति, तो उनमें बताओ मौखिक का डेवलपमेंट हो जाएगा कि नहीं? कहोगे सर जी हो जाएगा, मौखिक रूप का बोलचाल का सामर्थ्य आ जाएगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए तब हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, क्योंकि हम इतना जान रहे हैं कि बालक बोलना जान गया है, बालक मेरे भाई वर्णों को पहचानना जान गया है, वो चीज़ों को पढ़ना भी जान गया, तब उसके बाद प्राथमिक स्तर पर हमारा क्या होना चाहिए हिंदी शिक्षण का उद्देश्य। अब उसे जान जाओ, छात्रों के उच्चारण को शुद्ध बनाना। अब वो क तो पढ़ना जान गया, लेकिन वो क जान गया कि क ये होता है, उसको अब पढ़ना सिखा दो कि भैया इसको गलत ना पढ़ो। जैसे अगर बच्चे चाय को साय पढ़ रहे हैं, साय साय साय, तो उनको बताओ भैया साय नहीं होता, चाय होता है, चाय होता है। इस प्रकार से कि छात्रों के उच्चारणों को शुद्ध करना बनाना चाहिए। उसके बाद सेकंड पॉइंट, उसके विचारों को धीरे धीरे विकसित करना चाहिए। जो भी उनके थॉट हैं, जो वो सोच रहे हैं किसी बारे में, उसके बाद धीरे धीरे उनको विकसित करो। ये इसके भी मेरे भाई ये उद्देश्य होने चाहिए प्राथमिक स्तर पर, ठीक है। उसके शब्दकोश को क्रमशः विकसित करना चाहिए, यानी धीरे धीरे उनके जो भी शब्दकोश हैं, क ख ग याद कराओ, फिर धीरे धीरे शब्दों का याद कराओ, पानी जल, नल का न से नल, प से पानी, क से खरगोश, मुर्गा मुर्गी, इस प्रकार से उनको याद कराओ। धीरे धीरे शब्दकोश का भी विकसित करो, ठीक है। विचारों में स्पष्टता व तर्क संगता लाना चाहिए। तर्क संगता मतलब समझ रहे हो, जैसे अगर वो नहीं कि क पढ़ के सीधे ग पे चले जाए, उनको बोलो भैया क से करा, ख से खा, तब ग से गावा, घ से घूमा, ऐसे ऐसे हम लोग को बताते हैं, ये मेरी मम्मी बताई हमें, तो ये होता है। तो उनमें तर्क संगता भी होती है, ठीक है। विचारों में स्पष्टता भी होनी चाहिए, जो भी वो विचार प्रस्तुत करें वो स्पष्ट हो, ठीक है। जैसे ये होता है ना, एक तरीके से हम कह सकते हैं हमारा रूल है भी ये लाइफ का, क ख ग और घ, इसे भी समझते चलो थोड़ा सा। क मतलब क्या होता है? क से करा। अगर आप मेरे भाई कोई काम करोगे तभी आपको भोजन मिलेगा, तो क से करा, कोई भी कार्य करोगे तब आपको भोजन मिलेगा। जब भोजन पेट भर गया तब आप गाना गाओगे, ठीक है, गाना गाओगे, फिर आप घूमोगे। तो क से करा, ख से खा, ग से गावा, घ से घूमा, ये हो गया, ठीक है। चलिए आइए अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। वाचन में गति का विकास करना चाहिए। जो भी वो बोल बोल के पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, जैसे राम नाम गाम, ऐसे नहीं, उनके अंदर एक गति, एक लय उत्पन्न करना चाहिए ताकि वो पढ़ रहे, जैसे राम गाय नल, ऐसे पढ़ना चाहिए उनको, ठीक है। वाचन को शुद्ध व प्रभावशाली बनाना चाहिए। जो भी वो बोल रहे हैं एक तरीके से वो प्रभाव छोड़े बच्चों पे, अन्य बच्चों को पढ़ाकर, तो ये भी इनका उद्देश्य होना चाहिए। अब उम्मीद करते हैं प्राथमिक, देखो इनको बस पॉइंट वाइज ऐसे आपके दिमाग में बस 8 से 10 पॉइंट आपकी छवि बन जाए ना, तो अपने एग्जाम में आप लिख पाओगे, बस ये पर्पज है। अच्छा अब बात करते हैं हम लोग निम्न माध्यमिक स्तर पर हिंदी शिक्षण के उद्देश्य। अभी हम लोग समझे थे, ध्यान से सुनिएगा, अभी हम प्राथमिक स्तर पर समझे, पहले हम लोग क्या समझे थे कि मातृभाषा के रूप में हिंदी शिक्षण के उद्देश्य क्या होने चाहिए, उसके बाद प्राथमिक स्तर पर हिंदी शिक्षण के उद्देश्य। अब माध्यमिक स्तर, निम्न माध्यमिक स्तर पर, फिर उच्च माध्यमिक स्तर पर समझेंगे, उसके बाद हम लोग अगले पॉइंट पे चलेंगे, कौशल पर। देखो जब बालक प्राथमिक स्तर से माध्यमिक पाठशाला में पहुंचता है तो भाषा पर कुछ अधिकार प्राप्त कर लेता है। हम सबको पता है कि अभी ऊपर हम लोग प्राथमिक स्तर पर बहुत सारी बातें जान गए, पढ़ना जान गए, लिखना जान गए, ठीक है, और वर्णों को पहचानना जान गए, शब्दों को कंठस्थ करना जान गए, ये सब जान गए।
पठन लेखन श्रवण मौखिक अभिव्यक्ति को कुछ समर्थ हो गया, मतलब इन सब चीजों में हमें समर्थता आ गई है। तो उसको ध्यान में रखते हुए मेरे भाई अब हमारा क्या उद्देश्य होना चाहिए, इनको ध्यान में रखो, ठीक है। निम्न माध्यमिक स्तर पर देखो, ध्यान समझना, छात्रों में सौंदर्य का विकास के साथ साथ रस पाठों को अधिक रुचि लेने के लिए तैयार करना। छात्रों को ऐसे पढ़ाओ कि वह रस और पाठों साहित्य में ज़्यादा रुचि ले सके और बुक को ज़्यादा स्व अध्याय कर सके। इस स्तर पर इनका भी थोड़ा सा जोर देना चाहिए। उसके बाद उनमें संवाद व अनुभव की योग्यता का विकास करना। अगर यहाँ 4 लोग बैठे, हम लोग वाद विवाद विधि पढ़े थे, जो बच्चे जुड़े होंगे उनको पता होगा कि एक पैनल के नीचे 8 से 10 लोग बैठे हैं, तो उसमें बात विवाद भी कर सके क्लास में, तो संवाद भी कर सके, ये भी उनके अंदर डेवलपमेंट करना चाहिए, ठीक है। उन्हें व्याकरण का उच्च ज्ञान प्रदान करना चाहिए। भैया ये आ गया, अब देते व्याकरण। यहाँ से बालकों को व्याकरण का भी ज्ञान देने लगो, किसमें, निम्न माध्यमिक स्तर पर। तो यहाँ से ये भी समझते रहना, निबंध पत्र संवाद सारांश आदि में लेखन में योग्यता प्रदान करना। उनको निबंध लिखना भी प्रारंभ कर दो, पत्र संवाद और सारांश भी लिखना प्रारंभ कर दो, कि बालक धीरे धीरे निबंध भी लिखना प्रारंभ कर दे, पत्र भी लिखना प्रारंभ कर दे, उनका सारांश भी समझे, ये सब उनके अंदर डेवलपमेंट करो। ये मेरे भाई हो गया आपके निम्न माध्यमिक स्तर पर हिंदी शिक्षण के उद्देश्य। अब उम्मीद करते इतना समझे होंगे। अब हम लोग थोड़ा सा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर हिंदी शिक्षण के उद्देश्य समझ लेते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप स्क्रीनशॉट ले तो स्क्रीनशॉट ले लो, वरना अगर नोट्स बना रहे हो तो नोट्स भी बना लो, या फिर अगर जो द परफेक्ट स्टडी 99 रुपये में आपको नोट शेयर किया उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन है। अच्छा, एक बात और ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, फर्स्ट पॉइंट को, मौखिक और लिखित भाषा के माध्यम से बोध ग्रहण की क्षमताओं का विकास करना। इसमें बालक को बोलना तो सिखाओगे मौखिक से, लिखित भाषा का लिखने पे भी जोर देने लगोगे, ठीक है। तो और उनको बोध ग्रहण, धीरे धीरे सोचने विचारने की क्षमता पे विकास करोगे उच्च माध्यमिक स्तर पर। आइए अगले पॉइंट पे चलते हैं, मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति की कुशलताओं का विकास करना। ये फर्स्ट और सेकंड पॉइंट एक दूसरे से सिमिलर ही हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, मातृभाषा का विश्लेषण करने में तथा उसके शुद्ध स्वरूप प्रभावशाली का प्रयोग में समर्थ बनाना, ठीक है। मातृभाषा जिसमें सीखा उसका शुद्ध रूप से वो प्रयोग कर सके, प्रभावशाली रूप से प्रयोग कर सके, उसके लिए मेरे भाई ये इसके उद्देश्य होने चाहिए उच्चतर माध्यमिक स्तर पर। फोर्थ पॉइंट भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति का विभिन्न विधाओं और शैलियों का ज्ञान कराना और उनके प्रयोग की योग्यता का विकास कराना। कहने का मतलब है इसमें बालक को बोलने के साथ साथ लिखने पर भी जोर देना चाहिए और उनका डेवलपमेंट कराओ, उनकी स्किल का डेवलपमेंट कराओ, उनकी शैलियों का डेवलपमेंट कराओ, ताकि बालक ज़्यादा से ज़्यादा लिख और बोल और शुद्ध पाए। अब आ जाओ हम लोग भाषा कौशल पे चलेंगे, और भाषा कौशल में मैं पहले बता दूं, देखो 4 भाषा कौशल को पढ़ेंगे। सबसे पहले कौन है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ठीक है। पढ़ना, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये होते हैं लैंग्वेज स्किल मेरे भाई, भाषा कौशल। ये ऊपर मैंने इसको बताया भी था। आइए सबसे पहले थोड़ा सा हम भूमिका बनाते हैं, फिर उन पे चलेंगे। देखो, हम विचारों की अभिव्यक्ति को 2 प्रकार से व्यक्त करते हैं, बोलकर और लिखकर। हमारे अंदर जो भी विचार है, जो भी थॉट है, किसी के बारे में हम बोलना चाहते हैं तो कैसे बोलेंगे, एक तो लिखकर और एक बोलकर। या फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आंखों से बोल देते हैं, वो लोग अलग होते हैं, वो लोग थोड़ा सा वो लोग अलग होते हैं। कहने का मतलब प्यार वाले टाइप के लोग होते हैं, कि कहते हैं ना कि आप बोलो ही मत, आपकी आंखें ही बहुत कुछ बोल देती हैं, तो वो साइलेंट में बहुत कुछ बोलते हैं। लेकिन उनकी बात हम यहाँ पे नहीं करेंगे। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे उन लोगों की जो अपने विचारों को प्रकट करना चाहते हैं और मुख्य रूप से बोलकर और लिखकर प्रकट करते हैं। इसी प्रकार जब अपने विचारों को आप बोलकर और लिखकर तो प्रकट कर रहे हो, लेकिन दूसरों को विचार को आप ग्रहण कैसे करते हो, सुनते कैसे हो, तो सर सुनकर और पढ़कर। मान लो अगर यहाँ पे जा रहे हो, बोर्ड पे लिखा है कि दिल्ली 900 किलोमीटर, तो आप कोई विचार को ग्रहण कर रहे हो तो पढ़कर, ठीक है। अगर उसी प्रकार आपके क्लास में कोई क्लास चल रही है, आपकी क्लास में कुछ अध्यापक साहब पढ़ा रहे हैं, तो आप सुनकर उसको ग्रहण करते हो। इस प्रकार से मेरे भाई आप किसी के विचार को ग्रहण करना चाहते हो 2 जरिया, एक सुनकर और एक पढ़कर, और अपने विचार को व्यक्त करना चाहते हो तो बोलकर और लिखकर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इतना इसके बारे में जानते होंगे, और इसके आधार पर ही भाषा कौशल का डिवाइड होता है। तो भाषा कौशल इसी के प्रकार पे 4 प्रकार के होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। अब जो नोट पॉइंट करके एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा हूँ ये आपके लिए, ठीक है। आपके सिलेबस से ये थोड़ा सा बाहर का मटेरियल ये नोट, पर ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में। देखो ध्यान सुनिएगा, सुनने और पढ़ने में आंतरिक मानसिक क्रिया की प्रमुखता तथा यह क्रिया अमूर्त है, ठीक है। आप अगर सुनना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो ये अमूर्त क्रिया, ये आपके मानसिक, आपके ये मेंटल प्रोसेस एक प्रकार का, और बोलना और लिखना ये मूर्त क्रियाएं हैं, ये सामने से करते हो। और इनमें मानसिक क्रिया के साथ साथ हाथ
हाथ, आंख और मेरे भाई मुंह, ये सब सक्रिय रहते हैं। जैसे आप मान लो लिख रहे हो, जैसे मैं आपका नाम लिख रहा हूँ, आपका नाम मान लो राम है, तो राम लिख रहा हूँ, तो ये बताओ मेरा हाथ सक्रिय हुआ कि नहीं, मेरा ये मेंटल प्रोसेस एक्टिव हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि सर जी हुआ। उसके बाद हाथ, आंख भी एक्टिव हो गए कि राम सही लिख रहा हूँ कि नहीं लिख रहा हूँ। तो इस प्रकार से इसमें दोनों एक्टिव रहते हैं। तो इतना इसके बारे में नोट पॉइंट करके जानते रहिएगा। अब आ जाओ भाषा कौशल पे हम लोग चलते हैं। तो भाषा कौशल क्या होता है, हम पहले ऊपर बता दिया। देखा, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का दो जरिया होता है, बोलकर और लिखकर, और दूसरों के विचारों को सुनने का जरिया सुनकर और पढ़कर। इसी के आधार पर भाषा कौशल मेरे भाई बनता है। चार प्रकार के, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। आइए अब एक एक को हम लोग उठाते हैं और डीप में बिल्कुल अध्ययन करते हैं, और आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन भी आता है। श्रवण कौशल एक प्रकार का भाषाई कौशल है। श्रवण कौशल को देसी लगा देगा सुनना, भैया सुनना, ठीक है। श्रवण देखो, आपके प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हुए, ये क्या कहते हैं, डिसेंट के अनुसार, ये क्या कहते हैं, डिसेंट क्या कहते हैं कि श्रवण कौशल तब घटित होता है जब बालक यह व्यवस्थित करता है और याद करता है कि क्या सुना गया है, ठीक है, तब श्रवण कौशल घटित होता है। अगर आपको मैं कुछ बता रहा हूं, जैसे अब मैं बता रहा हूं कि सुनो इधर आओ, आप मेरे सामने आ गए, मैं कहूँ सुनो इधर आओ, कल से आपकी क्लासेस चलेंगी, तब जाके आप अगर कोई चीज़ सुनना चाह रहे हो, याद करना चाहते हो कि हाँ सर ने बोला है कि क्लास 8 बजे से चलेगी, तो भैया इसका मतलब तब जाके श्रवण कौशल घटित होता है। जब हम कोई चीज़ सुनते हैं तब श्रवण कौशल घटित होता है। उम्मीद करते हैं इसे आप लोग समझे होंगे। अब ये नोट पॉइंट करके भैया स्क्रीनशॉट ले लो, सभी के सभी स्क्रीनशॉट लो, सभी के सभी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। देखो आपके सीटेट में पूछता भी है, ध्यान से सुना, स्क्रीनशॉट ले लिया, उम्मीद करते हैं सभी। और उसके बाद ये नोट्स में तो है ही। देखो नोट क्या है, आरंभिक कक्षाओं में बालक 84%, 84% सुनने में व्यतीत करता है, और उसके बाद प्राथमिक कक्षाओं में यह प्रतिशत मेरे भाई 58% रह जाता है, तब वो देखकर भी पढ़ता है। और सिर्फ प्रारंभिक कक्षाओं में, इसीलिए हम कहते हैं ना व्याख्यान कौशल मेरे भाई देते हैं, तो 84% जो हम कहते हैं आरंभिक कक्षाओं में बालक सुनने पे ज़्यादा फोकस करते हैं, सुनने पे ज़्यादा आप सीख सकते हो। उसी प्रकार मेरे भाई, लेकिन पुनः माध्यमिक कक्षाओं में यह प्रतिशत बढ़ जाता है। प्राथमिक कक्षाओं में तो घट जाता है 58%, उसके बाद पुनः माध्यमिक कक्षाओं में सुनने का प्रतिशत फिर बढ़ जाता है। उसके बाद मनोवैज्ञानिकों अपने शोध में यह बताते हैं कि विद्यार्थी पढ़कर सीखने के बजाय सुनकर ज्यादा सीखते हैं, इसीलिए द परफेक्ट स्टडी के स्टूडेंट सुनकर अपना भैया अच्छे से अच्छा परसेंटेज लेके आ रहे हैं, ठीक है। सभी द परफेक्ट स्टडी के मेंबरों के लिए, स्टूडेंटों के लिए भैया दिल से सलाम, क्योंकि आप सभी ने फर्स्ट सेमेस्टर में दिखा दिया कि भैया अपने दम पे अच्छा परसेंटेज ला सकते हो। मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं कि मान लो अगर द परफेक्ट स्टडी के 100 मेंबर हैं, उसमें से मैं कह सकता हूँ 85% के आसपास बच्चों ने 70% के प्लस अपना मेरे भाई रिजल्ट लेके आए हैं, और मुझे बहुत खुशी हुई है। एक टीचर के लिए इससे ज़्यादा और कोई खुशी हो भी नहीं सकती लाइफ में, ठीक है। चलो, तो 80% के ऊपर के आसपास बच्चों ने कि मेरे भाई 70% के ऊपर बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में अपना परसेंटेज लेके आए हैं। और ये जो 15% रह गए हैं, ये भी ऐसा नहीं कि बहुत कम है, ये भी 60 के एवं ही है, पर ये किसी कारण बस लेट जुड़े हैं, या फिर नोट्स नहीं ले पाए हैं, या फिर मेरी जो रेगुलर क्लास होती है उन क्लास को नहीं कर पाए हैं। देखो मैं फिर कहूँगा, अगर मेरे नोट्स ले लिए हो और क्लास नहीं पढ़ रहे हो, तब भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं मिलने वाली। क्लास और नोट्स को मेरे भाई कॉम्बिनेशन में पढ़ोगे तब आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि कुछ ऐसी बातें होती जो नोट्स में नहीं होती वो क्लास में हो जाती हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो यही बात होती है कि मनोवैज्ञानिकों ने अपने शोध में सिद्ध कर दिया कि विद्यार्थी पढ़कर सीखने के बजाय सुनकर ज्यादा सीखता है। अब उम्मीद करते हैं आप लोग इसे अच्छे से जान गए होंगे। आ जाओ, आप श्रवण कौशल के कुछ महत्वों को जान लो, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में। देखो फर्स्ट क्या है, जो व्यक्ति शांत रहकर दूसरों की बातों को सुनते और समझते हैं, वह अपने विचारों का प्रतिपादन ठोस व तर्क रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। अगर मान लो ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, आप ध्यान से किसी सबकी बातें सुन रहे हो, तो लास्ट में आप अपनी भी बात मेरे भाई प्रमुखता से सबके सामने रख सकते हो। ये श्रवण कौशल की बहुत एक विशेषता, एक मेरे भाई महत्व भी हो गई, इसकी विशेषता भी कह सकते हो श्रवण कौशल की ये। चलो, उसके बाद जो व्यक्ति ध्यान से सुनने की कला में प्रवीण नहीं होते, वे विरोधियों में तर्क का खंडन नहीं कर पाते। आप अगर सुनने में, अगर कोई बालक आपको कुछ बोल रहा है, कोई टॉपिक के बारे में गलत आपको बता रहा है, अगर आप सुनने में आपको महारत हासिल नहीं है, प्रवीणता नहीं है, तो आप उसकी बात को गलत साबित नहीं कर पाओगे। इसीलिए किसी भी चीजों को ध्यान से सुना करो। मैं हमेशा कहता हूं कि क्लास को बहुत पेशेंस से, बहुत ईमानदारी से देखा करो, क्योंकि अगर कोई चीज आप सुनोगे तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट को समझ लो, श्रवण कौशल की झलक विद्यालयों में वाद विवाद प्रतियोगिता में अथवा परिसंवाद में देखने को मिलती है।
क्लास में जब भी मेरे भाई श्रवण कौशल का झलक कब मिलता है, तो क्लास में जब बात विवाद होता है, प्रतियोगिता होती है, तब हमें पता चलता है कि कोई बालक सुनने में कितना उसकी प्रवृत्ता है। क्योंकि अगर कोई चीज़ आप ध्यान से सुने नहीं रहोगे तो आप वाद विवाद में अपना मेरे भाई भाग नहीं ले पाओगे, आप उसमें कि आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, ये कहने का मतलब है। चलो फोर्थ पॉइंट को समझो, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हम लोगों को चीखने चिल्लाने की अपेक्षा तर्क शक्ति पर अधिक भरोसा करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा है, शोर कर रहा है, ऐसा नहीं कि उस पर ध्यान दो, नहीं, जो व्यक्ति तर्क पर आधारित आपको कुछ बता रहा है उस पर हम लोग को ध्यान देना चाहिए। ये इसका फोर्थ पॉइंट भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब अगले पे चलते, थोड़ा सा श्रवण कौशल के लिए श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग। हम सुनने के लिए कौन कौन से मेरे भाई सामग्रियों का प्रयोग करते हैं? ग्रामोफोन हो गया, रेडियो हो गया, टेप रिकॉर्डर हो गया, उसके बाद सिनेमा हो गया, वीडियो टेलीविजन। कहोगे सर वीडियो में तो हम दृश्य सामग्रियों का भी प्रयोग करते हैं। हाँ, वीडियो में ऑडियो भी तो होती है, हम सुनते भी तो हैं, तो वीडियो से हम मेरे भाई श्रव्य भी कर सकते हैं और दृश्य भी कर सकते हैं, देख और सुन दोनों सकते हैं। ग्रामोफोन में पहले ही इसका उपयोग होता था, ठीक है, अब नाम मात्र इसका उपयोग होता है। रेडियो तो अभी भी कुछ लोग सुनते हैं, खासकर मैं भी रेडियो सुनता हूँ, भले फ़ोन से ही सुनूँ पर रेडियो लिड विड लगा के सुनता हूँ। इसमें अच्छे न्यूज़ वगैरह बता देते हैं, ज़्यादा ऐड वैड नहीं आते। तो इस प्रकार से मेरे भाई ये सामग्रियाँ हैं, इनको भी आप लोग जानते रहिएगा। अब आप बताओ श्रवण कौशल आपका क्लियर हुआ कि नहीं? श्रवण कौशल के महत्व तो जान लिए और ये इसके नोट पॉइंट को भी जान लिए, कितने कितने परसेंट में बालक सुनता है, ठीक है। तो श्रवण कौशल उम्मीद करते हैं आप अच्छे समझ गए हो, जिसे हम कह सकते हैं सुनना, ठीक है। श्रवण कौशल को हम एक लैंग्वेज में कहते हैं सुनना। अब आ जाओ हम लोग उच्चारण पे चलते हैं या फिर बोलने का कौशल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। देखो सेकंड वाला बोलना भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एक प्रकार का भाषाई कौशल है, इस पे हम लोग चलते हैं। देखो ध्यान सुनना, इसका अर्थ क्या होता है? उच्चारण या फिर बोलने का अर्थ क्या होता है? भाषण का अर्थ या वार्तालाप का अर्थ क्या होता है? बोलना। भाषण देते तो बोलते ही तो हो, एक दूसरे से बातचीत करते हो तो बोलते ही तो हो, किसी चीज़ का उच्चारण करते हो तो बोलते ही तो हो। तो एक प्रकार का ये भी भाषाई कौशल है। अब ध्यान से इस पॉइंट को समझ लीजिएगा। देखो बोलने में मौखिक अभिव्यक्ति है, बोलने में मौखिक अभिव्यक्ति जिसमें ध्वनि व्यवस्था, बल, लय, स्वराघात, गति, विराम का समुचित उपयोग करना ही उच्चारण या फिर बोलना है, ठीक है। भाषा शिक्षण में उच्चारण या बोलना सबसे अधिक महत्व है। यदि आप देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर आप सारी लैंग्वेज जान रहे हो, अगर बोलोगे ही ना तो बताओ क्या उसका कोई महत्व है? नहीं। इसलिए बोलना भी अपने आप में भाषाई कौशल का एक इंपॉर्टेंट रोल है। इसको उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से समझे होंगे। चलो आओ, इसका अर्थ होता है बोलना। अब इसके थोड़ा सा हम महत्व को समझते हैं। इसका महत्व क्या होता है? देखो फर्स्ट पॉइंट इसके महत्व को क्या है कि मौखिक भाषा सरलता से तथा शीघ्रता से समझी जा सकती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी चीज़ को आप किसी को बोल के बता रहे हो मेरे भाई, तो क्या ये वो सरलता से वो समझ सकता है। उसके बाद सर्वप्रथम बालक मौखिक भाषा से ही सीखता है। सर्वप्रथम मतलब कहने का मतलब है, अगर बालक को बोल बोल के बताओगे, सबसे पहली कक्षा में अभी प्राथमिक स्तर पर बालक बोल के ही कोई चीज़ वो सीखता है और समझता है। उसके बाद उसी का अधिक से अधिक विकास करने में स्वाभाविक व सरल हो जाती है। तो बालक का विकास सबसे ज़्यादा मौखिक या फिर बोलने में ही होता है। उम्मीद करते हैं सेकंड पॉइंट को भी समझे होंगे। अब थर्ड पॉइंट को समझो। बालक को लिखने पढ़ने से पूर्व मौखिक भाषा का अभ्यास कराना अति आवश्यक है। ध्यान से सुनना, सबसे पहले अगर बालक को भैया मौखिक भाषा, अगर बोलना आप प्रारंभ ही नहीं करोगे, अगर कोई भी बालक बोल के कोई चीज़ आपको प्रदर्शित नहीं कर पाएगा तो वो पढ़ और लिख भी नहीं पाएगा। इसीलिए मेरे भाई सबसे पहले कि मौखिक कौशल पर ज़्यादा बालकों को जोर देना चाहिए, कि बोलने पर ज़्यादा जोर देना चाहिए, ये कहने का इसका मतलब है। अब फोर्थ पॉइंट को समझ लो, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है? दैनिक जीवन में मौखिक भाषा का जितना उपयोग होता है उतना लिखित भाषा का उपयोग नहीं होता। दैनिक जीवन हम सबको पता है कि हम जब भी बातचीत करते हैं, हम लिखित में बातचीत तो करते नहीं है, एक दूसरे से मिल गए तो मौखिक रूप से बोल के ही बोलचाल में ही हम लोग बातचीत कर लेते हैं। अब ऐसा नहीं कागज़ पे लिख के उसको कहते तुम्हारा क्या हाल है, फिर वो कागज़ पे लिख के देता हाँ मेरा तो ठीक है, तुम अपना बताओ। तो हम लोग ज़्यादा अपने दैनिक जीवन में मौखिक भाषा का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, मौखिक स्किल का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। उम्मीद करते हैं इतना भी आप लोग इसके बारे में जानते होंगे, स्किल के बारे में। अब हम लोग थोड़ा सा पठन और वाचन स्किल के बारे में जानते हैं। ये भी एक प्रकार का भाषाई कौशल है। ध्यान समझना, अभी पठन और वाचन में अंतर भी होता है, ठीक है। जैसे वृद्धि और विकास में अंतर होता था, पठन और वाचन में अंतर है। इसको मैं अभी आगे बताऊंगा, पहले थोड़ा सा समझो। देखो हिंदी हिंदी भाषा शिक्षण में पठन और वाचन का अधिक महत्व है। ध्यान समझना, जब हम लिखित भाषा को स्वयं पढ़नी होती है, जो कुछ भी लिखित बातें होती हैं उनको स्वयं पढ़नी होती है या फिर किसी को वह पढ़कर सुनानी होती है, तब हम उस बात को प्रवाहपूर्ण और शुद्धता के साथ मधुर वाणी में पढ़ने का प्रयास करते हैं। और ये मेरे भाई पठन और शिक्षण कौशल, पठन या वाचन कौशल यही हो गया। देखो ध्यान से अब समझिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी लिखित सामग्री को मन में ही पढ़ते हैं। कोई भी लिखित सामग्री है उसे हम मन ही मन पढ़ते हैं, तो उसे हम मौन वाचन कह सकते हैं। जो भी लिखित सामग्री है उसको जब हम मन में पढ़ते हैं, कहते हैं साइलेंट में जब पढ़ते हैं मन में, तो उसे हम मौन वाचन कह सकते हैं, ठीक है। तो देखो अतः वाचन में लिपि को पढ़ना आवश्यक नहीं है।
वाचन में कोई भी लिपि है उसको पढ़ना आवश्यक, तो पढ़ तो लोगे ही, लेकिन पढ़कर उसका समझना भी आवश्यक है। हम यही कहते हैं कि पढ़ने को तो सब पढ़ते हैं, लेकिन पढ़कर समझना भी इंपॉर्टेंट होता है, और इसका ये मेरे भाई एक तरीके से इंपॉर्टेंस भी, ये रोल भी है, ठीक है। और हिंदी भाषा शिक्षा में वाचन का अधिक महत्व है, इतना भी इसके बारे में जानते रहना। थर्ड स्किल ये भी है, और इसके बारे में थोड़ा सा ये समझ लो नोट पॉइंट करके, अच्छा वाचन के बिना ना तो अच्छा वक्ता बन सकते हो, ना ही अच्छा लेखन। यदि आप कोई चीज़ अच्छे से अगर पढ़ नहीं पाते हो तो आप उसको उस चीज़ को अच्छे से आप व्याख्यान भी नहीं कर पाओगे, और अच्छा लेखक भी नहीं बन पाओगे। अगर किसी चीज़ को लिखना चाहते हो तो उसके पहले कि उसको पढ़ना भी सीखो, अगर कोई चीज़ बताना चाहते हो तो उससे पहले उसको पढ़ना सीखो। चलो, अब वाचन की कुछ विशेषताएं हैं, वाचन यहाँ से और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे फर्स्ट देखो, अच्छा वाचन आरोह अवरोह के साथ प्रभाव ढंग से किया जाना चाहिए, प्रभावात्मक रूप से किया जाना चाहिए, मतलब उसमें एक तर्क संगता होना चाहिए वाचन में। एक क्रम से उसको पढ़ो, ये नहीं कि बेढंग से उसको पढ़ते हुए आगे बढ़ो। चलो सेकंड पॉइंट, प्रत्येक शब्द को अन्य शब्दों से अलग करके उचित बल और विराम के साथ पढ़ना चाहिए। अच्छे वाचन का ये सबसे दूसरा और इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जहाँ पे विराम है, जहाँ पे ठहराव है, वहाँ पे ठहराव भी दो, उसके बाद पढ़ो, और ये स्किल मेरे भाई सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो उसके बाद थर्ड पॉइंट ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, वाचन में अपने अनुसार आपके जो भी भाव है उनका प्रदर्शन करना चाहिए। तरह तरह पे जहाँ पे जो भी शब्द आप पढ़ रहे हो उसका जो भी भाव है, तो समय समय पे भी उसका भी प्रदर्शन करते रहो। ये भी वाचन का एक प्रकार का ये भी गुण है। उसके बाद यह वाचन में सुरसता के साथ प्रभाव बनाए रखना चाहिए। तो वाचन में अच्छा ये क्या होता है, सुसरसता, अभी इसको मैं बताऊंगा नीचे, ध्यान से आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। उसका प्रभाव बनाए रखना चाहिए, ये भी इसका एक गुण है। अब पठन और वाचन में क्या अंतर होता है, ध्यान से सुन लेगा। अंग्रेजी में दोनों के लिए एक ही शब्द उपयोग करते हैं, वो है रीडिंग, लेकिन वाचन और पठन में अंतर होता है। देखो यहाँ पे समझना, पठन का अर्थ व्यापक होता है और वाचन का अर्थ होता है जोर जोर से पढ़ना। पंडित जी जब कथा वथा बाँचते तो जोर जोर से बाँचते हैं ना, तो वाचन का अर्थ होता है जोर जोर से पढ़ना, और पठन का अर्थ भी व्यापक होता है, उसको स्वयं पढ़ना, ये हम कह सकते हैं, जिसका आनंद श्रोता भी ले सकते हैं। वाचन का आनंद हम लोग कथा वथा सुनते हैं हाथ जोड़ के, तो मेरे भाई उसका स्रोत जो भी उसका आनंद है श्रोता भी ले सकते हैं। इनका में दोनों में बेसिक सा डिफरेंट, अंग्रेजी में दोनों में एक ही शब्द में प्रयोग करते हैं। अब देखो वाचन के मुख्यतः दो प्रकार तो हैं। उसके बाद क्या होता है, एक तो सस्वर वाचन और उसके बाद मौन वाचन, ठीक है। वाचन के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, पढ़ने के दो प्रकार होते हैं, एक होते हैं मेरे भाई सस्वर वाचन और एक मौन वाचन। अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे समझो, आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखो ध्यान से सुनना, यह बोलकर किया जाता है और यह चुपचाप, यानी जो सस्वर वाचन है यह बोल बोलकर किया जाता है, और जो मौन वाचन है यह चुपचाप किया जाता है, साइलेंट में किया जाता है। इसके वातावरण, क्लास का वातावरण, सभी लोग जोर जोर से पढ़ते हैं, इसमें सभी लोग शांति में से पढ़ते हैं, ये इसके कहने का मतलब है, ठीक है। इसमें उच्चारण शुद्धि के लिए किया जाता है। सस्वर वाचन क्यों किया जाता है, क्योंकि बालक का उच्चारण ज्यादा ज़्यादा शुद्ध हो सके, और यह विषय वस्तु ग्रहण करने के लिए किया जाता है। सस्वर वाचन का प्रयोग हम लोग छोटी कक्षाओं में करते हैं और बड़ी कक्षाओं में। इसमें ध्यानपूर्वक सुनना भी आवश्यक है, इसमें विचारों को ग्रहण करना आवश्यक है। मौन वाचन में उम्मीद करते हैं इतना इसके बारे में जानते रहना, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो, वरना नोट्स में तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इसमें पढ़ने और समझने की गति न्यूनतम होती है, और इसमें पढ़ने और समझने की गति न्यूनतम होती है, और इसमें समझने की गति तीव्र होती है मौन वाचन में। इसका ये मेरे भाई बेसिक सा अंतर है, ठीक है। इसमें बालक कम सीख पाते हैं और इसमें बालक अधिक सीख पाते हैं, ये भी इसका थोड़ा सा अंतर है। चलो, उम्मीद करते हैं इतना सस्वर वाचन और मौन वाचन के बारे में जानते होंगे। वाचन के दो प्रकार होते हैं, ये भी आप लोग जान गए, मौन वाचन और सस्वर वाचन। अब लेखन कौशल के बारे में भी थोड़ा सा जान जाओ, लेखन कौशल क्या होता है, ठीक है। विभिन्न प्रकार का भाषाई कौशल, जिसमें हम कुछ लिखते हैं। देखो भाषा के दो स्वरूप होते हैं, एक लिखित और एक मौखिक। भाव को प्रकट करने के लिए ध्वनि संकेतों का प्रयोग मौखिक कहलाता है। अगर आपके भाव प्रकट करना चाहते हो किसी के सामने बोल के, तो मेरे भाई वो किसका प्रयोग करोगे, मौखिक का प्रयोग करोगे। और यही जो भी आप मौखिक प्रयोग कर रहे हो, किसी चीज़ को जो कुछ बता रहे हो, उसी को यदि आप लिपिबद्ध कर दो, लिख दो, तो उसे हम कह सकते हैं कि भैया वो लिखित भाषा के रूप में बदल जाएगा। उम्मीद करते हैं अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा लिखित भाषा क्या होती है। जैसे मैं आपको अगर बोल रहा हूँ कि हेलो आप कैसे हो, ये मैं बोल रहा हूँ, अगर यही चीज़ें मैं लिख दूँ, हेलो आप कैसे हो, फिर आपको दूँ, तो ये लिखित भाषा हो जाएगा, लिखित कौशल हो जाएगा। उम्मीद करते हैं अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। देखो भाषा की ध्वनियों को लिपिबद्ध करना ही लिखना है, इसे हम कह सकते हैं मेरे भाई लिखित कौशल। भाषा की ध्वनियाँ, जो भी आप बोल रहे हो, जो भी आप समझा रहे हो, अगर उसे लिपिबद्ध कर दिए, लिख दिए, तो उसे हम कह सकते हैं लिखना। उम्मीद करते हैं अब इसे समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा इसे समझो, देखो लेखन कौशल के कुछ महत्व को समझो, उसके बाद हम पाठ्य पुस्तक पे चलेंगे और आपकी क्लास ऑफ हो जाएगी। आ जाओ। भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार किसी भाषा को सुनना, बोलना, पढ़ना महत्व रखता है, उसी प्रकार लिखने का अपना एक महत्व है। इसकी अपेक्षा हम नहीं कर सकते, इसकी उपेक्षा हम नहीं कर सकते, यानी इसको मेरे भाई हम कम नहीं आंक सकते। जिस प्रकार आपको भाषा का प्रयोग में लिखना, बोलना, सुनना इंपॉर्टेंट है, उसी प्रकार लिखना भी इंपॉर्टेंट है। सुनने, बोलने, पढ़ने के साथ साथ लिखना भी इंपॉर्टेंट है, ये इसके महत्व में। अब थोड़ा सा इसके कुछ पॉइंटों को आप देख लो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखो
किसी भाषा पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक कि पढ़ने के साथ साथ उस भाषा को लिखा भी जाए, ये इंपॉर्टेंट इसका है। उसके बाद लेखन कला बालकों की अंगुलियों मांसपेशियों को सुदृढ़ बनाती है, ठीक है। इसके साथ मस्तिष्क और व्यायाम भी इसका हो जाता है। कहने का मतलब अगर आप कोई चीज़ लिखोगे, बालक को कोई चीज़ हम लिखने का प्रयास करते हैं आलेख सुलेख, तो उनकी अंगुलियां और मांसपेशियां भी एक तरीके से मेरे भाई दृढ़ सुदृढ़ होती हैं। उसके बाद बौद्धिक विकास के लिखना भी आवश्यक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। विचार करने तथा मनन करने के लिए लेखन का ज्ञान भी विशेष सहायक है। किसी विचार को लिखकर उस पर मनन सरलता से किया जा सकता है। अगर किसी भी टॉपिक पे आप मनन चिंतन करना चाहते हो तो अगर उसे लिख के चिंतन करना चाहते हो, इसीलिए नोट्स वगैरह लोग बनाते हैं, क्योंकि मेरे भाई आप किसी भी चीज़ को अच्छे से समझ पाओ तो लिखना भी इंपॉर्टेंट है। अब आ जाओ अगले हम पाठ्य पुस्तक पर चलेंगे। उससे पहले मैं एक चीज़ आप यहाँ क्लियर करूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्योंकि क्लास लंबी हो गई है तो कुछ चीज़ें यहाँ पे हैं आप उसे भूल भी सकते हो, तो अभी अभी उसको मैं एक बार रिवीजन करा दूँ, ठीक है। तो आइए, आज की क्लास में हम मेनली किस किस चीज़ों को पढ़े हैं। सबसे पहले हम भाषा को पढ़े हैं, फिर मातृभाषा को पढ़े हैं, उसके बाद हिंदी शिक्षण के उद्देश्य सामान्य उद्देश्य को पढ़े हैं, उसके बाद भाषा कौशल को पढ़े। चारों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो भाषा क्या होती है हम सबको पता है, मातृभाषा क्या ये भी हम जान गए, और हिंदी शिक्षण के उद्देश्य माध्यमिक स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर, उच्च माध्यमिक स्तर पर, निम्न माध्यमिक स्तर पर क्या उद्देश्य होते हैं इनको हमने पढ़ा। उसके बाद भाषा कौशल कौन कौन से होते हैं ये भी जानना, जैसे सबसे पहले हम सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये भाषाई कौशल है, इनको भी हम लोग जान गए। अब पाठ्य पुस्तक के बारे में जान लो, और ये पाठ्य पुस्तक आप कोई भी पेडागोजी उठाओगे वहाँ इनको पढ़ना रहता है। आइए पाठ्य पुस्तक के बारे में हम लोग चलते हैं आगे, और पाठ्य पुस्तक आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग समझते रहिए। और थोड़ी सी क्लास लंबी हो रही, कोई बात नहीं, 3 से क्लास में अगर कवर करना तो क्लास तो लंबी होगी होगी। चलो, एक प्यारे मनोवैज्ञानिक गुड साहब ये क्या कहते हैं पाठ्य पुस्तक के बारे में। गुड मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना, एक निश्चित पाठ्यक्रम के अंतर्गत या फिर एक निश्चित पाठ्यक्रम के अध्ययन के प्रमुख साधन के रूप में एक निश्चित शैक्षिक स्तर पर प्रयुक्त करने के लिए निश्चित विषय पर व्यवस्थित ढंग से लिखी हुई पुस्तक को ही हम पाठ्य पुस्तक कहते हैं, ठीक है। कोई एक विशेष टॉपिक या विशेष विषय के बारे में, जैसे अभी एक मान लो एक आपका कैरिकुलम है, उसके अंदर मैथ आपका मान लो एक विषय है, तो मैथ पे ही जो एक पाठ्य पुस्तक लिखी गई है उसे हम पाठ्य पुस्तक की श्रेणी में रख सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये गुड की डेफिनेशन समझे होंगे। अगर ये नहीं समझे तो ये समझ लो, देखो ये इनकी डेफिनेशन मुझे बहुत प्यारी लगी इसलिए मैं ये लगा दिया। ये क्या कहते हैं कि पुस्तक प्रायः अप्रौढ़ छात्र के लिए लिखी जाती है, मतलब कि जो व्यक्ति अप्रौढ़ है, अभी अभी मेच्योर नहीं है पूरी तरीके से मेरे भाई, कि मेच्योर नहीं हो पाया, उसके लिए पुस्तक लिखी जाती है ताकि वो पुस्तक को देख देख के पढ़ पाए। वरना जो मेच्योर लोग हैं उनके लिए तो क्लास ही काफ़ी, जैसे आप लोग अगर पुस्तक नहीं भी लिए हो तब भी अगर क्लासेस देख लो तब भी आपका काम चल जाएगा। तो यानी क्रोनबैक साहब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनकी डेफिनेशन आप लोग अपने दिल में बैठा के रखना। आओ, पाठ्य पुस्तक के कुछ उद्देश्य हैं, इसके बाद आपकी क्लास ऑफ हो जाएगी। सबसे पहले बालकों की कल्पना शक्ति का विकास करना, ये इंपॉर्टेंट है भैया, इसको कहीं अपने दिमाग में बना के रखना। पाठ्य पुस्तक को अगर आप पढ़ोगे तो तरह तरह की चीजों के बारे में सोच सकोगे ना, तो इसका ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उन्हें विषय विविधता एवं शैलियों की विभिन्नताओं को दर्शाना, पाठ्य पुस्तक में तरह तरह की विविधताओं डाइवर्सिटी के बारे में आप जानोगे किसी भी विषय के बारे में, तो भी इसका एक इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उसके ज्ञान की सीमा को विस्तृत करना, जो अगर पाठ्य पुस्तक में अगर तरह तरह की टॉपिक अगर है तो आपके जो भी आपके नॉलेज है उसमें बताओ डेवलपमेंट आएगा कि नहीं आएगा, विस्तृत होगा कि नहीं होगा, कहोगे सर जी होगा, तो भी इसका एक प्रकार से ये भी इसका रोल है। तो आ जाओ अगले पॉइंट के समझो, ज्ञान को व्यवहारिक रूप देने की प्रेरणा प्रदान करना, जो भी ज्ञान है उसको व्यवहारिक रूप में कैसे हम प्रयोग करें ये भी पाठ्य पुस्तक का मुख्य इंपॉर्टेंट होता है। चलो अगला, उनमें स्वाध्याय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, बालकों में स्वाध्याय के प्रति रुचि, अगर बुक है तो बालक बुक को देख देख के पढ़ेंगे भी, तो इस प्रकार से मेरे भाई इसका भी एक इंपॉर्टेंस हो गया। अच्छा ये देखो, उनमें शुभ अशुभ, इच्छा बुरा सत्य असत्य के विवेक को जागृत करना। संक्षेप में कहा जा सकता है कि पाठ्य पुस्तकों का मुख्य उद्देश्य भाषा के सांस्कृतिक लक्ष्यों को पूरा करना होता है। ये इंपॉर्टेंट है भैया, इसको अपने दिल में भी बैठा के रखना, ये भी पॉइंट। आ जाइए अब देखो नोट पॉइंट करके जो लिखा गया है कि भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। ग्रामर वगैरह पढ़ने के लिए अगर आपके बुक नहीं है तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं होगा, तो पाठ्य पुस्तक में ये भी इंपॉर्टेंट है। अब पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता को समझो, ये 9 से 10 पॉइंट है, आपका कॉन्सेप्ट यहाँ भी क्लियर हो जाएगा। और पाठ्य पुस्तक आपके एग्जाम में पूछता भी है। देखो पाठ्य पुस्तकों में अनेक प्रकार की सूचनाएं एक ही स्थान पर मिल जाती हैं, अतः सूचनाओं का संग्रह के लिए इनकी आवश्यकता होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको तरह तरह की अगर सूचनाएं मिलनी रहती है तो पाठ्य पुस्तक में एक ही जगह मिल जाती है। जैसे मेरे नोट्स लिए हो तो सारी चीज़ें एक साथ वहीं मिल जा रही हैं, तो इस प्रकार से ये इसका इंपॉर्टेंस है। आइए अगले पॉइंट पे चलते हैं थोड़ा सा।
इनके प्रयोग से पाठ को पढ़ने और पढ़ाने में सहायता मिलती है। तो इस प्रकार आपको पता है, अगर आपकी बुक है तो उनमें पढ़ने और पढ़ाने दोनों के लिए यूजफुल है। और उसके बाद पठित पाठ को पुनः स्मरण करने कराने में सबल साधन है। अब अगर देखो ध्यान से सुनना, अगर नोट्स ले लियो, एग्जाम्पल के तौर पर अगर नोट्स ले लियो तो क्लास जैसे ही ऑफ होगी जाओगे, आप हिंदी पेडागोजी का नोट्स ओपन करोगे, एक बार रिवीजन कर लोगे तो पाठ्य पुस्तक यहाँ भी इंपॉर्टेंट है। कहोगे सर जी नोट्स आप कहते हो, नोट्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो भाई, नोट्स इंपॉर्टेंट इसलिए कि मैं अपना उसमें जितना भी निष्कर्ष है सब निचोड़ के उस नोट्स में डाल दिया हूँ, ताकि एग्जाम में आप अपना बेहतर से बेहतर कर पाओ, इसलिए नोट्स इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए मैं नोट्स की बात भी करता हूँ कि क्लास करने के साथ साथ नोट्स भी रहेगा तो आपको मेरे भाई ज़्यादा से ज़्यादा आप सीख पाओगे। उसके बाद इसमें ज्ञान अर्जन करने में सहायता मिलती है बुक से। उसके बाद अध्यापक अपनी सुविधा अनुसार बालक की योग्यता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा दे सकते हैं, इसके लिए पाठ्य पुस्तक आवश्यक है। छात्रों को गृहकार्य देने की में इसकी सुविधा मिलती है। अगर मैथ वैथ की बुक है उसमें आप क्वेश्चन लगा दो कि बच्चे यहाँ से यहाँ तक आप अध्याय का क्वेश्चन लगा के आना, ये भी इसके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद संपूर्ण कक्षा को एक साथ पढ़ाने में पाठ्य पुस्तकें बड़ी उपयोगी होती हैं। अगर क्लास में मान लो 90 से 100 या फिर 80 बच्चे हैं, 40-50 बच्चे हैं, तो एक साथ सबको पढ़ाना, तो अब सबके पास जाओगे नहीं बार बार कोई चीज़ बताने के लिए। अगर बुक रहेगी तो सबको एक साथ आप पढ़ा सकते हो, इसके लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी सहायता से एक अध्यापक अनेक छात्रों को एक साथ सरलता से पढ़ा सकता है और इसमें समय वो मेरे भाई शक्ति का अपव्यय नहीं होता। कहने का मतलब है कम समय में कम आप एनर्जी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ा सकते हो बुक के माध्यम से। उम्मीद करते हैं ये भी इसके बारे में जान गए होंगे। अब ये से भी जानते रहो कि जो बच्चे अगर मान लो व्हाट्सअप पे नोट्स नहीं पाए तो वो व्हाट्सअप पे मैसेज करो नोट्स देने के लिए। अगर आप नए स्टूडेंट हो तब भी 99 रुपये पे करके मेरे भाई आप नोट्स लेके अच्छे से रिवीजन करो, पढ़ो। नोट्स में सारी पॉइंटें हैं। और एक बात और, अगर नोट्स लेके क्लास नहीं देख रहे हो तब भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं कुछ बातें ऐसी होती जो क्लास में ही बता पाता हूँ। नोट्स में अगर सारी पॉइंट अगर नोट्स में इंक्लूड करने लगूँ तो भी 200-250 पेज की हो जाएगी, और ये नोट्स का मतलब नहीं होता। नोट्स का ये मतलब होता है कि रिवीजन करने में आपको हेल्प कर पाए। तो यही इसी पर्पज़ से मैं बनाया हूँ। नोट्स में काफ़ी बनाने में भैया बहुत मेहनत भी लगी है, तो नोट्स को आप परचेज जरूर करो और 99 रुपये पे करके आप नोट्स को अच्छे से पढ़िए। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिए। यदि आप चैनल पर नए हो तो टेलीग्राम पे भी जुड़ जाओ। अगर मुझसे पर्सनली भी जुड़ना चाहते हो तो इस आईडी पे भी आप जुड़ सकते हो, मुझसे कुछ भी डिस्कस कर सकते हो। अब उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। एक बार रिवीजन कराना चाहूँगा। कहोगे सर जी रिवीजन तो रहने दो, क्लास लंबी हो गई, पर मैं रिवीजन तो कराऊंगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप भूल जाओ भाषा, देसी भाषा के चक्कर में। देखो क्या होती है, हम आज की क्लास में मेनली हम लोग बात किए हैं भाषा के बारे में, मातृभाषा के बारे में, हिंदी शिक्षण के उद्देश्य के बारे में, भाषा कौशल के बारे में और पाठ्य पुस्तक के बारे में। भाषा क्या होती है, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए। मातृभाषा क्या होती है, मातृभाषा वो होती है जो हमने अपने आसपास पड़ोस से लोगों सीखते हैं, ये होती है देसी भाषा कह सकते हैं मातृभाषा को, तो वो मातृभाषा होती है। अच्छा, भाषा कौशल कितने होते हैं, तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना 4 होते हैं, मुख्यतः 4 होते हैं। पाठ्य पुस्तक भी जान गए, पाठ्य पुस्तक भी इंपॉर्टेंट है। बड़ी से बड़ी कक्षाओं को एक साथ पढ़ाने के लिए पाठ्य पुस्तक भी इंपॉर्टेंट है। और किसी एक मेरे कैरिकुलम की किसी एक विषय वस्तु को किसी एक जगह संग्रहित करने के लिए पाठ्य पुस्तक इंपॉर्टेंट होती है। और हिंदी शिक्षण के उद्देश्य आपको पता चली गया माध्यमिक स्तर प्राथमिक स्तर पर। इसके बाद इसकी 2 क्लास और आएगी और हिंदी शिक्षण पेडागोजी कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सारी पॉइंटें आपकी क्लियर हो गई होंगी। जहां भी रहो अपना ख्याल रखो, अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई करते रहो। ठीक है, चलिए बाकी जो पेडागोजी है उनको भी मैं जल्दी क्लास लेके आने वाला हूँ, तब तक अपना ख्याल रखिए। चलिए।